गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की हमारा टॉपिक है पार्थिव चुंबकत्व। पार्थिव चुंबक का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी भी हमारा चुंबक की तरह कार्य करता है। पृथ्वी भी हमारा क्या करता है? चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है, पृथ्वी में नॉर्थ और साउथ ध्रुव होते हैं, तो पृथ्वी हमारा चुंबक की तरह कार्य करता है। इसीलिए इसे है अपन क्या कहते हैं? पार्थिव चुंबकत्व। पृथ्वी के चुंबकत्व को ही पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इसी पार्थिव चुंबकत्व से संबंधित। पार्थिव चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहला है भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष किसे कहेंगे? भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यह पृथ्वी का घूर्णन अक्ष भी कहलाता है। ठीक, यही पृथ्वी का घूर्णन अक्ष भी कहलाता है। ठीक, अगला है हमारा भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाली जो भौगोलिक अक्ष, जैसे भौगोलिक अक्ष है तो इससे गुजरने वाला जो तल होगा, इस प्रकार से तल होगा, वो क्या कहलाएगा? भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। ठीक है, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक, अगला है भौगोलिक निरक्ष या विषुवत रेखा। भौगोलिक निरक्ष या विषुवत रेखा भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़ी वृत्त। भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी पर सबसे बड़े वृत्त को ही भौगोलिक निरक्ष या विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा डायग्राम बनाया हूं, डायग्राम से प्रयास किए कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर यह है आपका भौगोलिक अक्ष है, नॉर्थ ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ये आपका चुंबकीय अक्ष है और ये आएगा विषुवत रेखा। स्पष्ट करने की कोशिश किए हैं। ठीक, अगला है हमारा भूचुंबकीय अक्ष। भूचुंबकीय अक्ष तो भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। होगा स्पष्ट? भूचुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? भूचुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा भूचुंबकीय यामोत्तर। भूचुंबकीय यामोत्तर भूचुंबकीय यामोत्तर क्या कहलाएगा? भूचुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर। जैसे भूचुंबकीय अक्ष है तो ये तल क्या कहलाएगा? इसका चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। ठीक, भूचुंबकीय यामोत्तर। छोटे छोटे परिभाषा है, कोई ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण पॉइंट, उदासीन बिंदु। क्या आता है? उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु किसे कहेंगे? वह बिंदु जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वह बिंदु जहां पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस बिंदु पर तीव्रता क्या होगा? शून्य। उस बिंदु पर तीव्रता हो जाएगा शून्य। अर्थात हम कह सकते हैं वह बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, उसे ही उस बिंदु का उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का उदासीन बिंदु कहते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दिक्पात का कोण। दिक्पात कोण किसे कहेंगे? जिस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण बहुत कम होता है। ठीक है, जिस कई स्थान अलग अलग होते हैं, दिक्पात कोण जगह के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी जगह रहे वहां पे न्यून कोण ही होगा। ठीक, परिवर्तन होने के बाद सब जगह बहुत कम होता है और न्यून कोण ही होगा। ठीक, तो क्या कहेंगे? जिस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को जो बहुत कम होता है, न्यून कोण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किस दर्शाते हैं हम इसको? अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारे पास नमन कोण या नतिक कोण। नमन कोण या नतिका कोण। नमन कोण किसे कहेंगे? ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र एवं
केंद्र से लटके चुंबक का, ठीक, ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र एवं गुरुत्व केंद्र से लटके चुंबक का चुंबक की अक्ष गुरुत्व केंद्र से जो जाने वाली क्षैतिज रेखा, चुंबक की अक्ष गुरुत्व केंद्र से जाने वाली क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाता है उसे उस स्थान पर नमन कोण या इसे ही नति का कोण कहते हैं, ठीक, इसे ही नति का कोण कहते हैं। देखिए डायग्राम बताया गया है ODEB, ODEB ये है आपका भौगोलिक यामोत्तर, ठीक, और OACBO ये है आपका चुंबकीय यामोत्तर। तो दोनों के बीच का कोण यहाँ पे अल्फा है, ठीक, और यहाँ से O से C के बीच I चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष कहेंगे अपन इसको, है ना। चुंबकीय अक्ष क्षैतिज H के साथ, OA क्षैतिज है, क्षैतिज घटक कहलाता है, क्षैतिज घटक का तीव्रता क्षैतिज तीव्रता कहलाएगा, और O से B ऊर्ध्वाधर घटक अर्थात ऊर्ध्वाधर तीव्रता, इसका मान होता है V, ठीक। तो यहाँ पर AOC अर्थात I और H के बीच का कोण थीटा है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, नमन का कोण कहते हैं, ठीक। थीटा क्या कहलाएगा, यहाँ पे नमन का कोण कहलाएगा। इसके बाद एक अगला टॉपिक हमारे पास आएगा, मुख्य पॉइंट है IHV थीटा में संबंध। हमारा टॉपिक क्या है, IHV थीटा में संबंध। इसके संबंध क्या होगा, मानेंगे किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I मानेंगे, माना कि स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र की परिणामी तीव्रता I है, क्षैतिज घटक H, ऊर्ध्वाधर तीव्रता V और नमन कोण थीटा, ठीक। तो यहाँ देखिए चुंबकीय सुई लिया गया है यहाँ पे, और चुंबकीय सुई परिणामी तीव्रता I को स्पष्ट करता है, स्थिर हो जाता है यहाँ पे, OC दिखाया गया इसको, और H I से थीटा कोण बना रहा है यहाँ पे, और ये V। तो समतल OACB में क्षैतिज घटक H किसके बराबर होगा, OA अपान OC अर्थात आधार बटे कण। आधार का मान H है बटे I, H बटे I किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। तो H बराबर I cos थीटा, इसको हम देंगे समीकरण 1, इसको क्या देंगे हम, समीकरण 1। उसके बाद दूसरा है हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, V, इसकी दिशा होगी OB की दिशा में, और क्षैतिज घटक दिशा क्या होगा, OA होगा, ठीक। ऊर्ध्वाधर घटक ये OB AC के बराबर होगा, OB किसके बराबर होगा, AC के। तो AC बटे OC, AC बटे OC, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब का मान क्या हो जाएगा, V अपान I, ये होगा साइन थीटा के बराबर। तो V बराबर लिखेंगे I साइन थीटा, ये हो जाएगा समीकरण 2। V बराबर I साइन थीटा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, तो हो जाएगा V अपान H, V अपान H बराबर I साइन थीटा बटे I कॉस थीटा, I साइन थीटा बटे I कॉस थीटा। तो V अपान H I कट जाएगा, तो V अपान H इक्वल टू साइन टेन थीटा, ठीक। V अपान H बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये समीकरण 3। अब ये हो गया VH थीटा के बीच संबंध, और VHI के लिए संबंध के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर I दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, I स्क्वायर, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले गणित में। तो I स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, ये I बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, क्या हो जाएगा, I बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। इसको हम समीकरण दे दिए 4,
ठीक। अब विभिन्न कंडीशन देखना है इसमें। विभिन्न कंडीशन स्थिति थीटा के अलग अलग मान के लिए क्या होगा। यदि थीटा बराबर 0 होगा, थीटा पर क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 डिग्री, साइन टेन 0 डिग्री बराबर क्या होगा v अपॉन एच। टेन 0 का मान क्या होता है 0। कितना होता है उसका मान 0, तो 0 बराबर v अपॉन एच। तो v बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। अगर देखें v का मान 0 होगा तभी इसका मान 0 होगा। ठीक, v अपॉन एच ये 0 के बराबर होगा, अर्थात v बराबर 0। इसका 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 0। ठीक, v का मान समीकरण 4 में रखेंगे। v का मान समीकरण 4 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, v बराबर 0 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा। आई बराबर एच, अर्थात 36 घटक किसके बराबर होगा, परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। थीटा बराबर 0 लेने पर 36 घटक परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट है थीटा बराबर 90 डिग्री लेने पर। थीटा बराबर 90 डिग्री लेने पर, थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे क्या हो जाएगा v अपॉन एच। 1090 बराबर v अपॉन एच। 1090 का मान होता है इन्फिनाइट। कितना होता है इन्फिनाइट। ठीक, तो v अपॉन एच इन्फिनाइट कब होगा, जब h का मान 0 होगा। जब h का मान 0 होगा तब v अपॉन एच बराबर क्या होगा, अनंत होगा। अर्थात इस कंडीशन में i किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर होगा। i किसके बराबर होगी, h का मान यदि हम समीकरण 4 में रखेंगे, h बराबर 0 समीकरण 4 रखेंगे तब हमको क्या मिलेगा, आई स्क्वायर बराबर v स्क्वायर मिलेगा। तो अर्थात i बराबर v, अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर घटक परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। अगला पॉइंट है हमारा इसी में, थीटा बराबर 45 डिग्री लेने पर। थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, 1045 बराबर v अपॉन एच। तो 1045 का मान होता है 1 बराबर v अपॉन एच, अर्थात v किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। अर्थात ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक के बराबर होगा। समीकरण में क्या लिखेंगे अपन, ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक के बराबर होगा। यदि थीटा बराबर 45 अंश होगा तो ऊर्ध्वाधर घटक 36 घटक के बराबर होगा। ठीक, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं आना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।